हाय गाइस, वेलकम टू जनित स्टडी। भारतीय भूगोल की श्रृंखला में मैंने पिछला अध्याय भारत के द्वीप समूह, जिसमें बंगाल खाड़ी के द्वीप समूह, अरब सागर के द्वीप समूह और अपतटीय द्वीप समूह को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और आज का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा बेसिकली हिमालय के ऊपर। और हिमालय के ऊपर जो चैप्टर रहेगा इसमें मैं आपको हिमालय का विस्तार, हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय के ग्लेशियर, हिमालय के दर्रे और हिमालय का प्रादेशिक विभाजन आदि सभी के बारे में जानकारी दूंगा। गाइज, हिमालय के ऊपर मैं 3 से 4 वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इन सभी टाइप को कवर करूंगा। और आज का जो टाइप रहेगा 1, उसमें हिमालय विस्तार और हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हम लोग जानकारी देखेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात आती है हिमालय की। हिमालय आखिर है क्या? तो विश्व की प्रमुख पर्वतमालाओं में हिमालय एक ऐसी पर्वतमाला है जिस पर विश्व के सर्वोच्च शिखर स्थित हैं। भाई, आप कभी देखोगे तो विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो 8,850 मीटर है, वो कहाँ पे है? वो हिमालय पर्वतमाला पे तो है। इसी तरह विश्व के कुछ प्रमुख शिखर जो हैं वो हिमालय पर स्थित हैं। गाइस, ये मैंने बनाया हुआ है हिमालय का मैप। अब देखेंगे ये हिमालय का पश्चिमी हिस्सा है और ये हिमालय का पूर्वी हिस्सा है। यानी हिमालय के पश्चिम में जो है 2 श्रृंखलाएं भी दक्षिणवर्ती मोड़ दर्शा रही हैं और पूर्व में भी श्रृंखला जो है दक्षिणवर्ती मोड़ दर्शा रही है। तो इसी तरह ये है प्रैक्टिकली हिमालय का मैप। और आप यहाँ पे देखेंगे हिमालय की स्थिति। अब हिमालय की स्थिति के बारे में समझते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा तथा बनावटी रूप से वलित पर्वत है। बनावटी रूप से वलित पर्वत है जो कि पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। गाइस, यहाँ पे जिक्र आया वलित पर्वत का। वलित पर्वत आखिर होते क्या हैं? तो विश्व पृथ्वी पर किसी विस्तृत चट्टान पर, जब पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र में चट्टानी भूभाग पर जब दबाव पड़ता है तो बीच के भाग में अवतलन पैदा होने लगता है। और अवतलन के पैदा होने से जो है मोड़ पड़ते हैं और मोड़ पड़ने से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसको वलित पर्वत कहते हैं। एक्चुअली ये जो वलन होता है इसमें जो भूमिका ज़्यादा निभाई जाती है वो पृथ्वी के सतह से जो 200 किलोमीटर के नीचे शैल पाई जाती हैं या प्लेट पाई जाती हैं, उन प्लेट की भूमिका है। क्योंकि वो जो प्लेट होती हैं वो गतिशील अवस्था में होती हैं, कभी एक दूसरे से दूर जाती हैं तो कभी एक दूसरे से पास आती हैं। इसका वैसे मैं पूरी तरह से आगे आपको बताऊँगा। हिमालय की जो औसतन चौड़ाई है, हिमालय की औसतन चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है, जो कि लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में के क्षेत्रफल में फैलकर एक धनुषाकार आकृति का निर्माण करती है। हिमालय के उत्तर में तिब्बत पठार तथा तिब्बत पठार के ऊपर जो है पामीर ग्रंथि है, पामीर ग्रंथि या पामीर घाट, जिसकी पूर्वी श्रेणी को कुनलुन पर्वत कहते हैं। हिमालय अपने पूर्व एवं पश्चिम में दक्षिणवर्ती मोड़ दर्शाता है। और पश्चिम में हिमालय को, पश्चिम में कितनी श्रृंखला है? हिमालय के पश्चिम में सिर्फ 2 श्रृंखलाएं हैं जो कि दक्षिणवर्ती मोड़ दर्शा रही हैं। एक पाकिस्तान में चली जाती है और एक अफगानिस्तान में चली जाती है। आपको दिखाना ही पड़ेगा। ये देखिए, ये जो है आप देखेंगे ये पाकिस्तान में चली जाती है और ये अफगानिस्तान में चली जाती है। और इसी तरह पूर्व में देखेंगे तो पूर्व में एक जो है म्यांमार में चली जाती है और एक श्रृंखला जो है वो भारत के पूर्वी राज्यों में चली जाती है। और जो पश्चिमी हिमालय की श्रृंखला हैं जो अफगानिस्तान में जाती है उसको हिंदू कुश नाम से जानते हैं, और जो पाकिस्तान में जाती है उसको सुलेमान पर्वत। इनको नोट कीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी भी गई हैं, सुलेमान और हिंदू कुश। इसी तरह जो पूर्व में हिमालय की शाखा है उसको पूर्वी भारतीय राज्य और पूर्वी देश में अलग अलग नाम से जानते हैं। जो पूर्वी देश पड़ता है वो है म्यांमार, और म्यांमार में हिमालय की जो श्रृंखला है उसको अराकान योमा के नाम से जानते हैं। इसी तरह जो भारत के पूर्वी राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो पटगाई बोम के नाम से जो हिमालय की श्रृंखला है उसको जानते हैं। और नागालैंड में जो हिमालय की श्रृंखला है उसको नागा पहाड़ी बोला जाता है। मणिपुर में लियाटोल और मिजोरम में मिजो पहाड़ी। अच्छा, ये हिमालय का विस्तार तो हो गया। अब गाइस, बात आती है हिमालय की उत्पत्ति की, कि आखिर विश्व की इतनी श्रेष्ठ पर्वतमाला का निर्माण होता कैसे है और आखिर किस चीज़ ने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में भूमिका निभाई है, इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्याएं। हिमालय एक नवीन मोड़दार वलित पर्वत है। ये ध्यान रखना गाइस, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने पीछे आपको बताया भी है वलित पर्वत के बारे में। नवीन मोड़दार वलित पर्वत है जिसका निर्माण सेनोजोइक महाकल्प या प्लायोसिन युग में हुआ है।
गाइस बात जो आती है हिमालय की उत्पत्ति की, तो प्रमुख भूगर्भ शास्त्री या भूगोल शास्त्रियों ने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। और हिमालय के उन सिद्धांतों में आप देखेंगे तो हिमालय की जहाँ स्थिति है वहाँ पर टेथिस सागर का होना लगभग सभी भूगोल शास्त्री के सिद्धांत में कॉमन पाया गया है। तो अभी जो एक सबसे मेन जो हिमालय की उत्पत्ति की जो व्याख्या की है वो की है हेरी हेस के प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने और कोबर के भूसन्नति सिद्धांत ने। तो बात करते हैं हेरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत और कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के बारे में। गाइस ये जो मैप मैंने बनाया हुआ है ये हेरी हेस के सिद्धांत के ऊपर जो हिमालय की उत्पत्ति है उसका बनाया हुआ है। हेरी हेस के अनुसार देखिए 2 पॉइंट थे। सबसे पहले इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हेरी हेस का जो पॉइंट 1 था वो था कि पृथ्वी पर सतह से 200 किलोमीटर के नीचे कुछ भूखंड पाए जाते हैं और उन भूखंडों को प्लेटों के नाम से जाना जाता है। प्लेट कहा जाता है उनको। और ये प्लेट मुख्यतः 7 भागों में विभाजित हैं। साथ साथ बोलिए, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट और पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक जो प्लेट है वो प्रशांत महासागर के नीचे का जो भूखंड है उसको कहा जाता है। एक बार फिर से साथ साथ बोलिए, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट और पैसिफिक प्लेट। और ये जो प्लेट है गाइज ये स्थिर अवस्था में ना होकर ये गतिशील अवस्था में है। मतलब इनमें जो है हलचलें होती रहती हैं। कभी ये एक दूसरे की ओर आती हैं तो कभी एक दूसरे से दूर जाती हैं। अब पॉइंट 2 देखेंगे तो जहाँ पर आज हिमालय है वहाँ कभी पहले टेथिस सागर एक विशाल सागर था जिसको टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था। टेथिस सागर के ऊपर का जो पृथ्वी का भूखंड था उसको अंगारा लैंड या यूरेशिया कहा जाता था। और जो टेथिस सागर से नीचे का भूखंड था उसको गोंडवाना लैंड के नाम से जानते थे। सही फरमाया, गोंडवाना लैंड के नाम से जानते थे। और भारत की जो स्थिति थी, प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति जो थी वो गोंडवाना लैंड यानी प्रायद्वीपीय भारत जो था वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और होता क्या है कि भारत जो है अफ्रीका के पास से यानी कि इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग होकर लगातार पूर्वोत्तर की ओर प्रवाहित होती है। लगातार पूर्वोत्तर की ओर बढ़ने लगी, पूर्वोत्तर की ओर बढ़ने लगी, धीरे धीरे टेथिस सागर के पार करके, जो टेथिस सागर को पार करके इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकरा जाती है। यूरेशियन प्लेट से टकरा जाती है, परिणाम स्वरूप हिमालय का निर्माण होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो प्रक्रिया है ये लगभग 3 बार होती है। फर्स्ट टाइम जब ये प्रक्रिया यानी कि फर्स्ट टाइम जब ये प्लेट इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो तब वृहत हिमालय या हिमाद्री हिमालय का निर्माण होता है। जब सेकंड टाइम में ये जो घटना होती है उसके बाद होता है लघु हिमालय का निर्माण। लघु के बाद यानी थर्ड टाइम, लास्ट टाइम जो ये संरचना फिर से दोहराई जाती है तो तब निर्माण होता है शिवालिक हिमालय का। हिमालय की प्रमुख 3 ही श्रृंखला हैं। आप देखेंगे 2 श्रृंखला जो ट्रांस और पार हिमालय है वो उनकी स्थिति सबसे पहले जो टेथिस सागर के ऊपर यानी अंगरा लैंड पे उनकी अवस्थिति पहले से थी। ये जो 3 श्रृंखलाएं बनी हैं ये गोंडवाना लैंड के यूरेशियन यानी यूरेशिया से, गोंडवाना लैंड का यूरेशिया से टकराना ही इन पार्ट में डिवाइड होता है। हिमालय उत्पत्ति के सिद्धांत, अब इसको एक बार थ्योरिकल पढ़ लेते हैं। हिमालय उत्पत्ति के सिद्धांत। हिमालय उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या हेरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत और कोबर का भूसन्नति सिद्धांत करता है। बात करते हैं सबसे पहले हेरी हेस के अनुसार। हेरी हेस के अनुसार देखिए, हेरी हेस के अनुसार पृथ्वी के 200 किलोमीटर के नीचे भूखंड या प्लेटें पाई जाती हैं जो कि गतिशील प्लेटें हैं और इन्हें 7 भागों में बांटा गया है। 7 भागों में बांटा गया है। यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट। गाइस इनको जो है आप याद कीजिए, लेकिन जैसे कॉन्टिनेंट को याद करते हैं आप लोग, महाद्वीपों को याद करते हैं, इसी तरह से इनको याद कीजिए और उसी सीक्वेंस में याद कीजिए ताकि आप आसानी से याद भी कर पाओ और भूलो ना। क्योंकि याद करने से जो बेटर है वो है कि भूलना, कभी जो है भूलना नहीं चाहिए। जिसको आप याद कर लो वो दिमाग में इमेज जो है छप जानी चाहिए। इसी तरह इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट या इंडियन प्लेट या अफ्रीकन प्लेट इंडियन प्लेट या भारतीय प्लेट अफ्रीका से अलग होकर लगातार पूर्वोत्तर यानी टेथिस सागर की ओर प्रवाहित होते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराती है। परिणाम स्वरूप दोनों प्लेट में यानी कि इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बीच टेथिस सागर में वलन पैदा हुआ और वलन पैदा होने के चलते मोड़ पड़ा और मोड़ पड़ने से जिस पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ उसको ही हिमालय पर्वत कहा गया। ये था
हिरिहेस के अनुसार। अब बात करते हैं कोबर के अनुसार। कोबर ने क्या कहा, सबसे पहले देखते हैं मैप के थ्रू समझते हैं। ये है कोबर के अनुसार हिमालय उत्पत्ति की व्याख्या। गाइस, कोबर के अनुसार क्या था कि जहाँ पर आज हिमालय है वहाँ कभी ना कभी पहले एक बड़ा सागर हुआ करता था जिसको टेथिस सागर या टेथिस भूसन्निधि, वैसे कोबर ने सागर को भूसन्निधि बताया है, जिसको टेथिस भूसन्निधि के नाम से हम लोग जानते थे। टेथिस सागर से ऊपर की जो भूमि थी उसको अंगारा लैंड कहा जाता था, और टेथिस सागर से जो नीचे की भूमि थी या नीचे का भूखंड था उसको गोंडवाना लैंड कहा जाता था। और दोनों ही भूखंडों से, यानी कि अंगारा लैंड से आप देखेंगे तो दक्षिण की ओर नदियाँ बहती थी ये, और आप गोंडवाना लैंड से देखेंगे तो उत्तर की ओर नदियाँ बहती थी। और इन नदियों ने लगातार टेथिस सागर में अवसादों का निक्षेपण किया। अवसाद क्या होते हैं, मिट्टी, बालू, रेत, कंकड़, पत्थर आदि जो है यहाँ से क्या होता था। नदी क्या करती है भाई, नदी क्या है, भूखंड को काट के कहाँ ले जाएगी, सागर में। तो सागर में जो है लंबे समय तक अवसादों का निक्षेपण किया। परिणाम स्वरूप होता क्या है कि टेथिस सागर में मलबा जमा होने लगा, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रही। ये प्रक्रिया जब लगातार चलती रहेगी तो एक समय ऐसा भी आएगा कि सागर जो भरने की स्थिति पे होगा। तो नीचे का जो मलबा धीरे धीरे नदियाँ डालती जा रही थी, तो नीचे के मलबा यानी कि नीचे के लावा ने चट्टानी रूप धारण कर लिया। और अत्यधिक मलबा बढ़ते रहने से, अत्यधिक मलबा बढ़ता जा रहा है, नदी का काम क्या है, नदी तो फिर भी अपना निक्षेपण लगातार जो है करती जा रही है। और अत्यधिक मलबे के बढ़ने से होता क्या है, जो टेथिस सागर है, टेथिस सागर में अवतलन होने लगा। परिणाम स्वरूप हुआ क्या, टेथिस सागर का आयतन बढ़ गया। अब आयतन बढ़ गया तो अत्यधिक अवसादों को भरने की और ज़्यादा जगह मिल गई, और फिर भूसन्निधि में फिर से अवतलन, और जिससे टेथिस सागर जो है फिर सिकुड़ने की स्थिति पे आ गया। आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो है ये मैंने बनाया हुआ है, ये टेथिस सागर है एक तरह से। आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो है नदियाँ ने क्या किया, इधर देखेंगे तो नदियाँ ने क्या किया, यहाँ से यानी नदियाँ जो है अवसाद डाल रही हैं। एक समय ऐसा आएगा कि जब सागर में वलन पैदा होगा, अत्यधिक अवसाद इसमें नदी द्वारा डाला गया। भाई अब देखेंगे टेथिस सागर में अत्यधिक अवसाद नदियों द्वारा डाला गया, तो एक समय ऐसा आएगा जो लावा यानी कि जो निक्षेपण है, जो इन्होंने अवसाद इकट्ठा किया है नदियों ने, तो वो क्या है, चट्टानी रूप ले लेगा। और चट्टानी रूप लेने के चलते क्या होता है कि जो टेथिस सागर है, टेथिस सागर में वलन या अवतलन पैदा होने लगा। आप देखेंगे अवतलन पैदा होने लगा, और टेथिस सागर की दोनों ओर से क्या हुआ, चौड़ाई घटने लगी। परिणाम स्वरूप होता क्या है, इधर क्या था, एक तरफ गोंडवाना लैंड था और एक तरफ अंगारा लैंड था, यानी कि दोनों की तरफ से दबाव बढ़ा और टेथिस सागर नीचे की ओर अवतलित होने लगा, और टेथिस सागर की चौड़ाई जो है वो घटने लगी। इसी तरह सागर में जब अवसादों में वलन हुआ और मोड़ पड़ने की जो अधिक प्रक्रिया हुई, यानी कि जो वलन पड़ने से जो मोड़ पड़ा, मोड़ पड़ने की अधिक प्रक्रिया वो किनारों पर हुई। अत्यधिक प्रक्रिया जो है वो किनारों पे हुई, और बीच का भाग जो है समतल रूप में ही ऊपर उठ गया। बीच का भाग समतल रूप में ऊपर उठ जाता है, और इस तरह जो है एक क्योंगलुन पर्वत और हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। और बीच का जो ये समतल हिस्सा है ये तिब्बत का पठार है। ये कोबर के अनुसार था गाइस। इसको एक बार थ्योरिकल जो है वो भी पढ़ लेते हैं। हिमालय उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या कोबर भूगर्भवेत्ता या भूसन्निधि सागर सिद्धांत द्वारा की जाती है। जो कोबर कहाँ के थे, कोबर जर्मनी के थे। कोबर के अनुसार कोबर ने बताया कि कभी हिमालय की जगह पर, कोबर ने बताया कभी हिमालय की जगह पर टेथिस सागर हुआ करता था। टेथिस सागर हुआ करता था, और टेथिस सागर के ऊपर के भूभाग को अंगारा लैंड तथा दक्षिण के भूभाग को गोंडवाना लैंड कहते थे। और दोनों भूभागों से नदियाँ बहती थी, यानी गोंडवाना लैंड से उत्तर की तरफ और अंगारा लैंड से दक्षिण की तरफ। और इन्हीं नदियों ने टेथिस सागर में लंबे समय तक अवसादों का निक्षेपण किया, जिससे टेथिस सागर में मलबा इकट्ठा होने लगा। टेथिस सागर में क्या इकट्ठा होने लगा, मलबा। और ज़्यादा मलबा जमा होने से एक समय ऐसा आया जिसमें नीचे के मलबे ने चट्टानी रूप धारण कर लिया, यानी कि नीचे के जो मलबा है उसने चट्टानी रूप ले लिया। अत्यधिक मलबा फिर भी बढ़ते रहने से सागर नीचे की ओर अवतलित होने लगा। परिणाम स्वरूप सागर का आयतन बढ़ गया और अत्यधिक अवसादों को भरने की जगह मिल गई।
फिर भूसन्नति के अवतरण होने से पृथ्वी सागर सिकुड़ने लगा, यानी कि दोनों ओर से अंग्रालैंड और गोंडवाना लैंड से दबाव के कारण पृथ्वी सागर की चौड़ाई घटने लगी और सागर में जब अवसादों में जो वलन पैदा हुआ और वलन पैदा होने की जो ज़्यादा प्रक्रिया है वो किनारों पर हुई। बीच का भाग परिणाम स्वरूप समतल रूप में ही ऊपर उठ गया, जिससे हिमालय तिब्बत पठार और कुनलुन श्रेणी हिमालय तिब्बत पठार और कुनलुन श्रेणी का निर्माण हुआ। गाइस ये जो था ये आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ये जो था हिमालय की उत्पत्ति और हिमालय का विस्तार के बारे में था। गाइस आज का जो चैप्टर था ये यहीं ख़त्म हो गया और कल का जो चैप्टर रहेगा वो बहुत ही मनोरंजन वाला होगा हिमालय के ऊपर, क्योंकि कल के चैप्टर में हम लोग हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिस तरह से जैसे ट्रांस हिमालय, पार हिमालय हो गया, व्रत हिमालय हो गया, व्रत हिमालय, हिमाद्री हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, यानी कि हिमालय की जो प्रमुख श्रृंखलाएं हैं कल उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उनकी विशेषता क्या है, उन पर कौन से पर्वत शिखर हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। कल का जो चैप्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको देखिएगा और आज का जो चैप्टर है इसको पढ़ के अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कैसा लगा आज का अध्याय। तब तक के लिए बाय बाय। जनहित स्टडी इज़ ऑलवेज रेडी टू सर्व यू। थैंक यू गाइस।